तो आज हम पढ़ने वाला है लेक्चर नंबर 3 ऑफ चैप्टर जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। तो आज हम देखेंगे इम्पैक्ट ऑफ जैनिज्म, यानी कि जो जैनिज्म है उसकी वजह से लोगों की ज़िंदगी पे कैसा चेंज आया या तो क्या चेंज आया। तो इसमें हमारे पास 4 टाइप के चेंजेस है। सबसे पहला है पॉलिटिकल चेंज, दूसरा है सोशल चेंज, तीसरा है रिलीजियस चेंज और चौथा है कल्चरल चेंज। सबसे पहले हम बात करते हैं पॉलिटिकल लाइफ में। तो जो जैन लोग हैं वो बिलीव करते थे पीस में, यानी कि शांति में, और ये नॉन वायलेंस की वजह से यानी कि शांति की वजह से जो क्षत्रिय लोग हैं जिनके पास बहुत ही बढ़िया फाइटिंग स्पिरिट होती है, यानी कि सबसे सबसे तो नहीं मतलब उनके अपोनेंट से झगड़ते रहते हैं, और उन्होंने भी अपनी फाइटिंग स्पिरिट छोड़ के पीस लविंग बन गए, यानी कि शांति को प्यार करने वाले बन गए। तो ये था पहला इम्पैक्ट जो कि था पॉलिटिकल लाइफ पे। अब आता है दूसरा इम्पैक्ट जो कि है सोशल लाइफ में। तो सोशल लाइफ में हमको टोटल 4 चीज़ें पढ़नी है। सबसे पहला, जैनिज्म की वजह से जो एविल्स जो चल रहे थे, मतलब जो बुरी बुरी चीज़ें चल रही थी, जैसे कि वर्ना सिस्टम, इसको इन्होंने हटा दिया। वर्ना सिस्टम हमने आगे भी पढ़ी थी जो कि कास्ट सिस्टम थी। तो अलग अलग कास्ट थे वैदिक रिलीजन में, उसको हटा दिया। नंबर 2, जो जैन लोग हैं वो विश्वास रखते थे कि हर एक इंसान बराबर है, यानी कि इक्वालिटी ऑफ मैन। नंबर 3, ये लोग बिलीफ रखते थे नॉन वायलेंस, यानी कि अहिंसा, यानी कि किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना है उसमें। नंबर 4, कि अब ये लोग जो है सारे ही लोगों को सर्विस देने लग गए थे, यानी कि सबकी हेल्प करना चालू कर दिए थे। तो टोटल हमने 4 चीज़ें पढ़ी सोशल लाइफ में। कौन कौन सी? सबसे पहला कास्ट सिस्टम को इन्होंने हटा दिया। नंबर 2, ये लोग इक्वालिटी ऑफ मैन में विश्वास रखते हैं। नंबर 3, इन्होंने नॉन वायलेंस में भरोसा रखा था। नंबर 4, ये लोग जो है वो सारे लोगों की सर्विस करते थे। तो ये सब था सोशल लाइफ के अंदर। अब नंबर 3 पे आता है रिलीजियस लाइफ। तो रिलीजियस लाइफ में जैसे कि एक रिलीजन चल रहा था वैदिक रिलीजन, जो हमने अब लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा था। तो इन्होंने वैदिक रिलीजन में से 3 चीज़ों को हटा दिया। सबसे पहला यजनास को हटा दिया, जो वो यजनास था उसको हटा दिया। नंबर 2 पे जो बहुत ही राइचुअल्स हो रहे थे, जो प्रथाएं हो रही थी जो कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो चुकी थी, उसको इन्होंने सिंपल कर दिया। जो राइचुअल्स थे जो कॉम्प्लेक्स थे उनको इन्होंने सिंपल कर दिया। नंबर 3, जो एनिमल को सेक्रीफाइस किया जा रहा था उसको भी इन्होंने हटाने का ट्राई किया। तो रिलीजन में इन्होंने 3 चीज़ें की, यजनास को हटा दिया, जो कॉम्प्लेक्स राइचुअल्स थे उसको सिंपल कर दिया, और एनिमल सेक्रीफाइस को भी हटाने का ट्राई किया। तो अभी तक हमने टोटल 3 इम्पैक्ट पढ़ चुके, पॉलिटिकल, सोशल और रिलीजियस। अब चौथा इम्पैक्ट आता है जो कि है कल्चरल लाइफ में। तो जैन लोगों ने भी कंट्रीब्यूशन दिया है अपना आर्ट और आर्किटेक्चर में। आर्ट क्या होता है? कोई भी कला। और आर्किटेक्चर क्या होता है? जो अलग अलग मॉन्यूमेंट्स होते हैं उसको बोलते हैं आर्किटेक्चर। तो इन्होंने आर्किटेक्चर, स्कल्पचर और आर्ट में अपना कंट्रीब्यूशन किया है। और अब इन्होंने सबसे पहले क्या क्या बनाया है? तो इन्होंने 3 चीज़ें बनाई थी। स्तूपास, जो अलग अलग स्तूपास होते हैं, मोनेस्ट्रीज, मोनेस्ट्री मतलब जहाँ पे मॉन्क रहते हैं, और टेम्पल यानी कि मंदिर। अब ये किसकी याद में बनाए? इन्होंने अपने साधु और सेजिस की याद में बनाया, यानी कि अपने सेंट और सेजिस की याद में स्तूपास, मोनेस्ट्रीज और टेम्पल बनाए। अब ये जो अपनी बिल्डिंग होती थी उनको डेकोरेट किया करते थे स्टोन की रेलिंग से। जो गेटवे होता था उसको बहुत ही सजा दिया करते थे, और उसको स्टोन अम्ब्रेला भी लगाते थे, और जो पिलर्स, जो स्तंभ होते जहाँ पे पूरी, जिसके ऊपर पूरी बिल्डिंग खड़ी है, उस पे ऊपर कार्विंग करते थे, अलग अलग चीज़ों से कार्विंग करते थे। तो अब जो जैन लोग थे उन्होंने बहुत ही बढ़िया बढ़िया से टेम्पल्स बनाए थे। तो अब वो टेम्पल्स के हमको एग्जाम्पल पढ़ना है। सबसे पहला है परशुराम हिल, पावापुरी बिहार, राजगृहा, गिरनार, माउंट आबू। तो ये सब एग्जाम्पल थे ब्यूटीफुल टेम्पल के। अब जो जैन टेम्पल जो कि माउंट आबू में है, जो माउंट आबू राजस्थान में है, वो बहुत ही बढ़िया सा टेम्पल है, बहुत ही बेहतरीन टेम्पल है। अब जो जैन लोग हैं उन्होंने पत्थर को काट के रॉक टेम्पल भी बनाए थे। अब जो रॉक टेम्पल है उसके एग्जाम्पल है हाथी गुफा केव इन ओडिशा, इंद्र सभा केव इन एलोरा, लायन केव इन उदयगिरी।
अब जो जैन के आर्टिस्ट थे उन्होंने बहुत ही ह्यूज, बहुत ही बड़ी इमेजेस बनाई थी और स्कल्पचर्स भी बनाए थे। अब जो आने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अब एक स्टैच्यू जिसका नाम है कोलोजल स्टैच्यू ऑफ गोमतेश्वरा। तो ये जो कोलोजल स्टैच्यू ऑफ गोमतेश्वरा है, ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये सिचुएटेड है श्रवण बेलागोला इन कर्नाटका में। फिर से, जो कोलोजल स्टैच्यू ऑफ गोमतेश्वरा है वो सिचुएटेड है श्रवण बेलागोला इन कर्नाटका के अंदर। अब ये इतना फेमस क्यों है? तो ये इतना फेमस है इसकी लंबी हाइट की वजह से। तो जो इसकी हाइट है वो है 70 फीट, और इसके ग्रैंडियोर की वजह से। अब ये ग्रैंडियोर क्या होता है? तो एक ऐसी क्वालिटी जिसको देख के सारे लोग इम्प्रेस हो जाए, उसको बोलते हैं ग्रैंडियोर। तो इसकी वजह से ये बहुत ही फेमस है, और इसी के कारण ये जैन का पिलिग्रिमेज साइट बन चुका है, यानी कि जो जैन लोग इसको विजिट करने आते हैं। तो अभी तक हमने जैन का कंट्रीब्यूशन देखा पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस, कल्चरल फील्ड में। लेकिन अब हम देखने जा रहे हैं कि इन्होंने लिटरेचर फील्ड, यानी कि जो बुक्स लिखते हैं उसमें इन्होंने कितना कंट्रीब्यूशन किया था। तो इनका जो मेन वर्क था वो था अंगास, जो कि लिखा गया था पहले प्राकृत में, उसके बाद उसको लिखा गया अपभ्रंशा, ये भी एक लैंग्वेज होती है उसके अंदर, और उसके बाद इसको लिखा गया संस्कृत में। तो क्या बोला हमने कि इनका लिटरेचर का बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है अंगा। ये जो अंगा है पहले लिखा गया था प्राकृत में, उसके बाद लिखा गया अपभ्रंशा के अंदर, और उसके बाद लिखा गया संस्कृत में। अब जो इनके पोएट थे, जो जैनिज्म थे, उन्होंने बुक्स लिखी थी ग्रामर के ऊपर और पोएटिक बुक भी लिखी थी, और यही चीज़ों की वजह से इन्होंने संस्कृत लैंग्वेज के डेवलपमेंट में भी हेल्प किया। तो अब हमारा जैनिज्म ख़त्म हो चुका है, तो अब हम शुरुआत करेंगे बुद्धिज़्म की और गौतम बुद्धा की लाइफ की। तो स्टोरी के फॉर्म में समझते हैं। सबसे पहले एक इंसान थे जिनका नाम था गौतमा या तो सिद्धार्था। इन्होंने ही असल में बुद्धिज़्म को ढूंढा था। अब इनके जो पिताजी थे उनका नाम था शुद्धोधना, जो कि एक चीफ थे, यानी कि एक हेड थे सक्या क्लैन में। जैसे आगे क्षत्रिय क्लैन पड़ा था, वैसे ही सक्या क्लैन के हेड थे, जो कि सिचुएटेड था कपिलवास्तु, नेपाल तेराई में। अब सक्या में हेड थे, जिसके से जो गौतम बुद्ध है उनका नाम पड़ गया सक्या मुनि। अब गौतम बुद्ध की बात करते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 BCE में लुम्बिनी गार्डन में, जो कि सिचुएटेड था कपिल वास्तु के पास। अब उनकी जो माता जी है उनका नाम था माया, और माया जी की डेथ जब गौतम बुद्ध छोटे थे तभी हो गई थी। तो उनका पालन पोषण किया था उनकी स्टेप मॉम, यानी कि दूसरी मम्मी ने, जिनका नाम था गौतमी। अब जब वो छोटे थे तो एक एस्ट्रोलॉजर आए, और उन एस्ट्रोलॉजर क्या होते हैं, जो हाथ देखे भविष्य बताते हैं। तो वो आए और उन्होंने गौतम बुद्ध के बारे में प्रिडिक्शन किया कि या तो ये बहुत ही बढ़िया से एक एम्परर बनेंगे, या तो राजा बनेंगे, या तो सेंट बनेंगे, जो कि घर बार छोड़ के ट्रुथ की सर्च में निकल पड़ते हैं, वैसे सेंट बनेंगे। तो इनके पिताजी ने इनको बढ़िया सा एजुकेशन दिया और ज़िंदगी के सारे कंफर्ट, सारी लग्जरी भी दी। लेकिन इनका तो नेचर जो था वो कंपैशनेट था, यानी कि लोगों के बारे में सोचने वाला नेचर था, कंपैशनेट नेचर था, जिसकी वजह से इनको लोगों की लाइफ में ज़्यादा इंटरेस्ट था लग्जरी से, लग्जरी के कंपेयर में। तो इन्होंने तो इनको डाइवर्ट करने के लिए इनके जो पापा थे उन्होंने इनकी शादी करवा दी एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी प्रिंसेस जिनका नाम था यशोधरा। जब उनकी तो शादी करे तब उनकी एज थी 19 साल, और शादी करने के बाद इनको एक लड़का हुआ जिसका नाम था राहुल। तो अब शादी करने के बाद, बच्चा होने के बाद भी इनको अपनी लाइफ से खुशी नहीं मिल रही थी, यानी कि शांति नहीं मिल रही थी दिमाग में, जिसकी वजह से उसके बाद इन्होंने 4 लोगों को देखा। अब वो कौन कौन से 4 लोग हैं? एक तो इन्होंने बूढ़े इंसान को देखा, ओल्ड मैन को देखा। दूसरा इन्होंने सिक मैन को देखा, जो बीमार इंसान है उसको देखा। तीसरा इन्होंने कॉर्प्स को देखा, जो जिंदा नहीं, मुर्दा लाश को देखा। और चौथे पे इन्होंने एस्केटिक को, यानी कि जो तपस्या करते रहते हैं उनको देखा। तो ये चारों को देख के इन्होंने देखा कि पूरी जो दुनिया है वो इनके साथ कैसा बिहेवियर कर रही है, और इससे इनको जो वर्ल्ड का ट्रू नेचर पता चला कि वर्ल्ड असली में है कैसा।
और वर्ल्ड को और एक्सप्लोर करने के लिए, यानी कि सच्चाई की तलाश में, ट्रूथ को एक्सप्लोर करने के लिए इन्होंने अपना घर बार छोड़ दिया। तब उनकी एज थी 29 और इसी को हम कहते हैं ग्रेट रिन्यूंसिएशन। तो आपको पूछा जाएगा कि ग्रेट रिन्यूंसिएशन क्या होता है। तो जब गौतम बुद्ध ने अपने घर बार को छोड़ दिया 29 की उम्र में, किस लिए छोड़ा? सच्चाई की तलाश में। इसी को कहते हैं ग्रेट रिन्यूंसिएशन।